स्वागत है आप सभी का। आज हम एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है भूकंप। भूकंप के बारे में आप लोगों ने पुस्तकों में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ अध्ययन किया होगा। इसमें आपको परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे जो प्रायः अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे पीजीटी, नेट या लोक सेवा आयोग या भूगोल से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, भूकंप के कुछ न कुछ प्रश्न उसमें अवश्य आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, इसके अंतर्गत प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ कौन कौन सी हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहले हम जाने भूकंप क्या है। पृथ्वी की अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों के परिणाम स्वरूप धरती का अचानक कांप जाना, अर्थात आंतरिक शक्तियों या बाह्य शक्तियों या भूगर्भिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप जब धरातल अचानक कांपने लगता है या उसमें कंपन होने लगता है, तो ऐसी दशा को हम भूकंप कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। एक आकलन के अनुसार एक वर्ष में औसतन 8000 से अधिक भूकंप पूरी दुनिया में आते हैं। जैसा कि आपने पूर्व की किताबों में पढ़ा होगा कि जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सबसे अधिक भूकंप जापान में ही आते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत परीक्षोपयोगी पॉइंट्स को कौन कौन से हो सकते हैं। पहला इसमें देखते हैं वर्गीकरण को। भूकंप का वर्गीकरण करने के कई आधार बताए गए हैं। यहाँ पर उत्पत्ति स्थान की गहराई के आधार पर उत्पत्ति स्थान की गहराई के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो इसे देखें। पहला वर्गीकरण जो किया गया है उसे सामान्य भूकंप का नाम दिया गया है। सामान्य भूकंप, इसे आरेख के जरिए देखें। कल्पना करें कि यह सरफेस है, पृथ्वी की सतह है। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की गहराई पर इस प्रकार के भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिसे सामान्य भूकंप कहते हैं। दूसरा है माध्यमिक भूकंप। माध्यमिक भूकंप, इसे देखें। माध्यमिक भूकंप वह भूकंप होता है जिसकी गहराई 50 से 250 किलोमीटर तक होती है। 50 से 250 किलोमीटर तक। इसके बाद तीसरा भूकंप है गहरा भूकंप। गहरा भूकंप देखें। यह भूकंप जिसकी गहराई 250 से 720 किलोमीटर तक 720 किमी तक मानी जाती है, या इसकी गहराई 250 किलोमीटर से 720 किलोमीटर तक विद्वानों द्वारा बताई गई है। तो यह भूकंप का सामान्य वर्गीकरण यहाँ पर किया गया। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र
जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीस्मिक फोकस। सीस्मिक फोकस। सीस्मिक फोकस क्या है, इसे एक आरेख के जरिए समझें। जिस स्थान पर, जैसे ये सतह है और यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, तो इस स्थान को सीस्मिक फोकस कहेंगे। अर्थात भूकंप का उत्पत्ति स्थल या जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंप केंद्र होता है। इसके बाद अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जिसे एपीसेंटर कहा जाता है, यह धरातल का वह स्थान होता है जहां भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। धरातल का वह स्थान जहां भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे ये अधिकेंद्र हो गया। तो ये दो महत्वपूर्ण शब्द, सीस्मिक फोकस एंड एपीसेंटर। इसके बाद एक नया शब्द है समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा किसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन्स। आइसोसिस्मल लाइन्स। आइसोसिस्मल लाइन्स वे लाइन्स होती हैं जो समान विनाश वाले बिंदुओं को मिलाती हैं। उदाहरण के लिए ये देखें, माना कि इन स्थानों पर सर्वाधिक विनाश हुआ है, तो इन स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो लाइन होगी वह समभूकंप रेखा या आइसोसिस्मल लाइन कही जाएगी। इसके बाद सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा, इसे इंग्लिश में कहेंगे होमोसिस्मल लाइन्स। होमोसिस्मल लाइन्स। होमोसिस्मल लाइन्स किसे कहते हैं? इसे देखें, जिन स्थानों पर भूकंप एक साथ महसूस किया जाता है, जिन स्थानों पर भूकंप एक साथ महसूस किया जाता है, सपोज दैट इस स्थान पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर या इस स्थान पर, जिन स्थानों पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाएगा उससे या उनको मिलाकर खींची जाने वाली जो रेखा होगी वह सहभूकंप रेखा कहलाएगी। अब इसके बाद आगे देखें कुछ अन्य बिंदुओं को। भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी। सीस्मोलॉजी किसे कहते हैं? सीस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन है। मतलब भूकंपों के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा शब्द है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है? सीस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों का अध्ययन है। भूकंपी तरंगों का अध्ययन जिसके माध्यम से किया जाता है वह सीस्मोग्राफ कहलाता है। इसके बाद है अगला शब्द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या है? वर्तमान में भूकंप के मापन हेतु प्रयुक्त होने वाला उपकरण। वर्तमान में
भूकंपों के मापन हेतु प्रयुक्त होने वाला उपकरण, जिसमें 1 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। 1 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। इसमें पिछली संख्या, इसमें जो अगली संख्या होती है, अगली संख्या पिछली संख्या के 10 गुणा तीव्रता को प्रदर्शित करती है। 10 गुणा तीव्रता को प्रदर्शित करती है। तो वर्तमान में रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंपों के मापन हेतु किया जाता है। इसके पहले मर्केली स्केल का प्रयोग किया जाता था। मर्केली स्केल, तो मर्केली स्केल यह जो था शारीरिक अनुभव, एवं विनाश के अनुभवों के आधार पर आकलन करने वाला मापक था। तो वर्तमान में इसी का रिक्टर स्केल का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है पूरी दुनिया में। जहाँ भी भूकंप आते हैं, निश्चित रूप से अखबारों में, टीवी में, रेडियो में रिक्टर स्केल के नाम सामने आते रहे हैं। तो कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पर देखे गए। अब इसके बाद देखा जाए भूकंपीय तरंगों को। भूकंपीय तरंगें, भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी हैं? इसमें पहला देखें पी वेव्स। पी वेव्स या प्राथमिक वेव्स या प्रधान तरंगें। पी वेव्स या प्राथमिक वेव्स या प्रधान तरंगे, इनके बारे में जानें। इनकी गति बहुत तेज होती है, सर्वाधिक तेज गति। ये गति क्या होती है? 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है। और ये तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलायमान होती हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलायमान होती हैं और पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग तक प्रायः यही तरंगें पहुंचती हैं, अर्थात पी वेव्स ही पहुंचती हैं। सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले इसी को अंकित किया जाता है। सबसे पहले इन्हीं का अंकन या इन्हीं का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है सिस्मोग्राफ पर। तो ये पी वेव्स हो गई या प्राइमरी वेव्स हो गई। अब इसके बाद दूसरा देखें। दूसरी जो तरंगें हैं इनको एस वेव्स या आड़ी तिरछी तरंगें या गौड़ तरंगें या शेयर वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स
ट्रांसवर्स वेव्स आदि नामों से जाना जाता है। ये तरंगें जल में उठने वाली लहरों की तरह से, या जैसे जल में कंकड़ फेंक दिया जाए और फेंकने के बाद जिस तरह से तरंगें उत्पन्न होती हैं उस तरह से प्रतीत होती हैं। इनकी गति जो है वह 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये तरंगें जब चलती हैं तो प्रायः धरती में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, या इनके चलने से दरारों की उत्पत्ति होती है। और ये तरंगें केवल ठोस में चल सकती हैं, केवल ठोस पदार्थों में चलायमान होती हैं। तरल में अप्रवेश्य होती हैं, तरल में अप्रवेश्य होती हैं। तो ये एस वेव्स के बारे में यहाँ पर बताया गया, या शियर वेव्स के बारे में यहाँ पर आपने देखा। और उसके बाद है आखिरी तरंगें। आखिरी तरंगों में है तीसरा एल वेव्स। एल वेव्स या धरातलीय वेव्स, धरातलीय वेव्स या लॉन्ग वेव्स। आज नामों से जानते हैं। ये तरंगें केवल पृथ्वी की सतह पर चलती हैं, केवल पृथ्वी की सतह पर चलायमान, इसीलिए इसे सरफेस वेव भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर चलने के कारण इन्हें सरफेस वेव का भी नाम दिया गया है। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी अर्थात धरातल पर सबसे अधिक तबाही ये तरंगें ले आती हैं। इनकी जो गति है, गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें आड़े तिरछे या जिगजैग पैटर्न के अनुरूप चलती हैं। प्रायः ये धक्का देते हुए चलती हैं, धक्का देते हुए चलायमान। तो इस प्रकार से भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत 3 प्रकार की तरंगों का उल्लेख किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि किसी भी स्थान पर सबसे पहले पी वेव्स पहुंचती हैं, उसके बाद एस वेव्स पहुंचती हैं। विशेष परीक्षा में संभवतः पूछा गया हो या पूछा जाए, धरातल पर सबसे पहले, धरातल पर सर्वप्रथम पी वेव्स पहुंचती हैं, उसके बाद एस वेव्स, तो इस प्रकार से भूकंप के अंतर्गत जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें लगा वह आपको यहाँ पर बताया गया। शेष अब अगले चैप्टर में देखा जाएगा। धन्यवाद।